फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोमो मोटो। एंड आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं इस मोमो मोटो पे एक नए रिव्यू सेगमेंट की, जो बेसिकली अब कार्स एंड व्हीकल्स के बारे में होगा। आप देख सकते हैं कि आज मैं इस पहले वीडियो की स्टार्ट बेसिकली मारुति के एस्प्रेसो से करने जा रहा हूं, जो कि मुझे लगा कि ये काफ़ी एक प्रैक्टिकल कार है और काफ़ी जो एक तरह से फर्स्ट बायर्स हैं और जो इंडियन पॉकेट्स हैं, मैक्सिमम जो बायर्स हैं उनके पॉकेट को ये परफेक्टली फिट कर जाता है। अगर हम बात करें इसकी यूनिट की, तो ये लगभग 75,000 यूनिट अभी तक ही इसको मारुति ने बेच दिया है इंडिया में, और ये कई अदर कंट्रीज़ में यहाँ से बन करके एक्सपोर्ट भी की जाती है, तो एक अच्छी बात है। अगर हम इसके डिज़ाइन की बात करें तो काफ़ी हद तक ये इंस्पायर है अपने ही मारुति सुजुकी के विटारा ब्रेज़ा से, और कुछ लोग तो इसे बेसिकली मिनी ब्रेजा भी बोलते हैं। बट जहाँ तक मेरा जो एक तरह से ऑब्जर्वेशन है, ये बेसिकली एक अपग्रेडेड वर्जन कह सकते हैं इसको ऑल्टो K10 का। अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पे कुछ एसयूवी लुक से इंस्पायर्ड है, बट ऑब्वियसली एक कॉम्पैक्ट एसयूवी, या फिर इसको हम हैचबैक ही बोलेंगे ना कि एसयूवी बोलेंगे। और देखेंगे आप यहाँ पे अगर अच्छे से, तो ये जो आगे का डिज़ाइन है, नीचे का जो पार्ट है वो बेसिकली आपको ब्लैक कलर्स में ही मिलता है। और अगर हम ऊपर की बात करें तो यहाँ पे आपको 50% जो ऊपर का भाग है ये बेसिकली बॉडी कलर है। अगर यहाँ पे हम फ्रंट में लाइट्स की बात करें तो आपको जो मेन हेडलैम्प मिलता है वो बेसिकली हैलोजन बेस्ड है। ये आपको यहाँ पे कुछ इंडिकेटर का प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ आपको इसके DRLs मिल जाते हैं, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड है इसके टॉप वेरिएंट में, जिसका मैं अभी आपको यहाँ पे एक तरह से व्यू दे पा रहा हूँ। अगर आप देखेंगे यहाँ पे मेन चीज़ की, तो ये जो इसका फ्रंट का डिज़ाइन है ये बिल्कुल विटारा ब्रेज़ा के ही तरह इसको बनाया गया है। और यहाँ पे आप देख पाओगे तो ये कुछ जो पार्ट है इसका सामने का, इस पार्ट में यहाँ पे जो ग्रिल्स हैं वो काफ़ी कॉमन से लगते हैं एक ब्रेज़ा से, बट रियल लाइफ में जब इस कार को आप देखते हैं तो ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है। तो ऑब्वियसली कहीं से भी ब्रेज़ा से तो इसका कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। अगर देखें इसके डिटेल लुक में, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे होंगे जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, कि कुछ इस तरह से ये इंस्पायर्ड है विटारा ब्रेज़ा के फ्रंट सेगमेंट से। ये जो पूरा पार्ट है यहाँ का ऊपर का, ये पूरा आपको बॉडी कलर्ड मिलता है। अगर हम बात करें इसके साइड प्रोफाइल में, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कुछ इस जगह पे आपको एक इंडिकेटर का प्लेसमेंट मिलता है। ये जो इसके डोर हैंडल्स हैं बेसिकली बॉडी कलर्ड में ही हैं। अगर हम इसके टायर साइज़ की बात करें तो आपको यहाँ पे 14 इंच का स्टील रिम मिलता है। एलॉय का बिल्कुल भी कोई ऑप्शन नहीं है किसी भी वेरिएंट में इसके साथ। एज एन एक्सेसरी शायद आप डीलर के हेल्प से इसमें लगवा सकते हैं। अगर हम बात करें पीछे से इस गाड़ी की लुक की, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सी शेप्ड टेल लैंप मिलता है, जो कि काफ़ी एक तरह से कॉमन सी बात हो गई है आजकल मारुति की गाड़ियों में। आपको इसी तरह का कुछ लैंप इसके खुद की स्विफ्ट में और बलेनो में भी दिखाई पड़ता है। अगर हम पीछे की यहाँ पे अगर नीचे आप देख पा रहे होगे, तो इस यहाँ पे आपको सिर्फ एक रिफ्लेक्टर मिलता है। इंडिकेटर बेसिकली इसी लाइट में इस जगह पे प्लेस्ड किया गया है, तो वो जस्ट एक रिफ्लेक्टर है जो कि आपको एक तरह से हेल्प करेगा। अगर हम यहाँ पे इसके एम्बलम की बात करें, तो एस्प्रेसो का जो बैजिंग है वो बेसिकली सेंटर में प्लेस्ड नहीं है। मैं सेंटर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम जो अब कंपनीज़ है, लाइक टाटा की भी बात करें अगर हम, और हुंडई की बात करें, तो ये सारे ने अपना एक ट्रेंड चेंज कर दिया है। अब वो आपको सेंटर में प्लेसमेंट देते हैं अपने एम्बलम का। बट अभी जो मारुति है उसने ऐसा कुछ ट्रेंड में बदलाव नहीं किया है। इसकी गाड़ियों में अभी आपको पीछे ही साइड माउंटेड पे ही ब्रांड लोगो मिलता है। अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाता है। और अगर एक तरह से इसमें टर्निंग रेडियस की बात करें तो वो काफ़ी कम है, 4.5 मीटर का इसमें टर्निंग रेडियस आपको मिल जाता है, जो कुछ इमेज से आप देख पा रहे होंगे। जो टॉप वेरिएंट आप लेते हैं तो बॉडी कलर्ड आपको RBM भी मिल जाते हैं। अब हम बात करेंगे इसके अंदर की, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये आपको पूरा अच्छा सा व्यू मिल रहा होगा इस अपने एस्प्रेसो के जो अंदर का डैशबोर्ड है। और आप अगर ध्यान से देखोगे तो इसका जो एक तरह से स्टीयरिंग है उसके ऊपर कुछ आपको कंट्रोल्स भी दिखाई पड़ रहे होंगे। तो बेसिकली जो एक तरह से कॉल कंट्रोल्स हैं और क्रूज़ कंट्रोल्स, दोनों ही ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर हम इसके जो सेंटर कंसोल की बात करें, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसमें कुछ जो ऊपर का पार्ट है ये आपको एक गाड़ी के बारे में आपको इन्फॉर्म करेगा, यानी आपका स्पीड कितना है, स्पीडोमीटर। और साथ ही साथ आपको ये डिस्टेंस टू एम्प्टी जैसा फीचर
भी ऑफ़र कर पा रहा है अभी न्यू अपग्रेडेड वर्जन में। और साथ ही साथ आपके फ्यूल गेज का भी यहाँ पे आपको इंडिकेशन मिल जाएगा इस छोटे से जो एक तरह से एलईडी का पार्ट है डिस्प्ले का। अब हम उसके जस्ट नीचे की बात करें तो यहाँ तक तो आपको ये गाड़ी का आपको कंसोल मिल जाता है। इसके नीचे आपको ये इंफोटेनमेंट सिस्टम दिखाई पड़ रहा होगा। ये बेसिकली टॉप एंड वेरिएंट है, तो इसमें आपको 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो बेसिकली हरमन ने बनाया है। जहाँ तक आप देख पा रहे होंगे कि जैसे टाटा की टियागो में भी हरमन का सिस्टम है, बट उसको काफ़ी ज़्यादा वो क्रिएट करते हैं उसका हाइप, बट यहाँ पे भी आपको हरमन का ही एक तरह से ये जो सेंटर में लगा हुआ आपको डिस्प्ले दिखाई पड़ रहा होगा इंफोटेनमेंट सिस्टम, इसको उन्होंने ही बनाया है। अगर हम इसका क्लोज़र लुक आपको दे पाएँ तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ स्विचेस आपको दिए गए हैं। तो सेंटर में ये बेसिकली एक हज़ार्ड लाइट का स्विच है। और एक अजीब सी बात है कि यहाँ पे जो आपको विंडो के कंट्रोल्स मिलते हैं वो यहीं पे सेंटर पार्ट में ही आपको वो भी मिल जाते हैं। तो एक बजट सेगमेंट में ये चीज़ें कुछ अनोइंग नहीं है, ऑब्वियसली हम इसको एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि ज़्यादातर गाड़ियों में आपको इस सेगमेंट के बीच में ही आपको यहाँ पे ये कंट्रोल्स दिखाई पड़ते हैं। उसके जस्ट नीचे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो पार्ट है ये बेसिकली एसी के कंट्रोल्स हैं। और यहाँ पे आपको 4 स्पीड मैनुअल एसी मिलता है। और नीचे के पार्ट में अगर आप देखोगे इस जगह पे तो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं दो अच्छी चीज़ें जो बेसिकली 12 वॉट का एक सॉकेट है और USB ऑक्स का भी सपोर्ट आपको मिलता है। यहाँ पे आपको ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये बेसिकली आपका यहाँ पे एयरबैग का प्लेसमेंट है। और यहाँ पे कुछ आपको कन्वीनियंट स्पेसेस मिल जाते हैं जिसमें आप अपने मोबाइल फ़ोन्स वगैरह रख सकते हैं। इसका ग्लव बॉक्स यहाँ पे आपको नीचे मिलता है। कुछ हद तक कन्फ्यूज़न लग रहा होगा कि ये भी इसका ग्लव बॉक्स जैसा है, बट नहीं, ये इसका एक तरह से एयरबैग का प्लेसमेंट है, कोई ग्लव बॉक्स का प्लेसमेंट यहाँ पे नहीं है। ये जो आपका टॉप एंड वेरिएंट है आप ध्यान से देख पा रहे होंगे इस जगह पे आपको मिल जाता है ये ORBM का कंट्रोल जो कि मैनुअल है। जी हाँ, इसमें कोई भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल कोई ORBM का कंट्रोल नहीं मिलता है। ये आपका डोर हैंडल आप यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। और ये जो पार्ट है ये एक तरह से AC वेंट है जो कि आप देख पा रहे होंगे कि ऑरेंज इंसर्ट्स इसमें दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये इसके टॉप एंड मॉडल में ऑरेंज कलर में स्पेशली आपको इस तरह से इंसर्ट्स दिखाई पड़ते हैं। बाकी अगर आप ग्रे कलर वगैरह लेते हैं तो ऑल ब्लैक आपको डिज़ाइन दिखाई पड़ेगा। तो ये रहा कुछ इसका डैशबोर्ड का ओवरऑल आपको जो लुक। अब अगर हम बात करें इसमें स्पेसेस की तो आप देख पा रहे होंगे काफ़ी क्लियरली कि इसकी जो सीट्स हैं कुछ इस तरह से आपको मिलती हैं। और ये रियल लाइफ में प्रैक्टिकली काफ़ी कंफर्टेबल हैं। और जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो इसके जो हेडरेस्ट हैं वो एडजस्टेबल नहीं है, वो फिक्स्ड है। अगर ये टॉप एंड वेरिएंट भी आप ले रहे हैं तो आप ध्यान दे रहे होंगे कि यहाँ पे आपको पीछे के तरफ कोई भी आपको जो विंडो है वो पावर विंडो नहीं मिलता, वो मैनुअल ही मिलेगा। यहाँ का जो पार्ट है आप देख पा रहे होंगे ये बॉडी कलर्ड ही रहेगा। इस तरह से आपके जो स्टील्स हैं वहाँ पे दिखाई पड़ेंगे जो बॉडी का पार्ट है। अब फ्रंट में अगर हम सीट्स की बात करें तो काफ़ी कंफर्टेबल हैं, बट अगेन यहाँ पे जो आपको हेडरेस्ट मिलते हैं वो फ्रंट की सीट में भी आपको एडजस्टेबल नहीं मिलते हैं, वो फिक्स्ड रहते हैं। अगर हम बात करें जो और इसके अगले फ़ीचर की तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको इतनी सारी स्पेसेस मिल जाती हैं जो कि बहुत अच्छी बात है इस सेगमेंट में। आपको लगभग हर डोर में एक 1 लीटर का बॉटल होल्डर मिल जाता है, राइट। अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप देख पा रहे होंगे कि अपने डैशबोर्ड के नीचे वहाँ पे भी आपको दिखा होगा कि कुछ इस तरह से आपको स्पेसेस मिल जाते हैं। 2 कप होल्डर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं और साथ में ये कुछ स्पेस मिलता है जहाँ पे आप अपना इस तरह से वॉलेट वगैरह रख सकते हो। एक तरह से कुछ व्यूज़ की हेल्प से आप देख पा रहे होगे कि इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। पीछे का ये पूरा पार्ट है जो बेसिकली यहाँ पे हम कहेंगे कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको स्पेस मिल जा रहा है इस पर्टिकुलर कार में, जो कि अपने इस सेगमेंट में एक बेहतर आपको स्पेस ऑफ़र कर रहे हैं, राइट। जो लगेज स्पेस है काफ़ी अच्छा है। अगर हम इसके गियर शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको ट्रांसमिशन का 2 ऑप्शन मिल जाता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये अभी एक आपका ऑटो गियर शिफ्ट ऑप्शन है जो इसके आप VXI एंड VXI प्लस मॉडल में आपको ये ऑप्शंस मिल जाते हैं ऑटो गियर शिफ्ट का। AGS मॉडल जो इसका है वो सिर्फ 2 ही वेरिएंट में है। अगेन मैं रिपीट करूँगा, आपको LXI स्टैंडर्ड वेरिएंट में आपको इस तरह का कोई AGS का फीचर नहीं मिलता है। अगर हम बात करें इसके कुछ कंट्रोल्स का तो आपको यहाँ पे जो मारुति सुजुकी का अपना कनेक्ट का
एक सॉफ्टवेयर का एक्सेस है वो भी मिल जाता है, उसकी हेल्प से आप काफ़ी अदर चीज़ें भी इसमें परफॉर्म कर पाओगे, राइट। मिररिंग वगैरह भी ऑप्शन आपको आई गेस मिलता है। डोर के जो इंडिकेटर्स हैं वो भी आपको इस तरह से इसमें मिल जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा आपका एक इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो कि काफ़ी अपग्रेडेड है। अगर हम बात करें इसमें जो सेफ्टी फ़ीचर्स की, तो आपको बहुत सारे ही सेफ्टी फ़ीचर्स इसमें इस बजट कार में मिल जाते हैं। सबसे जो मेन हाईलाइट मैं आपको बताना चाहूँगा, जो काफ़ी कम लोग अवेयर रहते हैं, जो इसका प्लेटफॉर्म है वो बेसिकली काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिस पे आपने देखा होगा बलेनो एंड स्विफ्ट आजकल डिज़ाइन हो रही हैं, कुछ हाईटेक प्लेटफॉर्म पे ही इसको डिज़ाइन किया गया है। तो एक तरह से एक बिल्ड क्वालिटी की बात करें, तो प्लेटफॉर्म की बात करें तो काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है मारुति का, काफ़ी गाड़ियों में यूज़ हो चुका है पहले ये। और अगर यहाँ पे आप देख पा रहे होगे तो ये जो डिज़ाइन है, जो चीज़ें आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई हैं, ये बेसिकली एबीएस है और ईबीडी है, यानी आपको ये दो फीचर्स आपके ब्रेकिंग सिस्टम में मिल जाते हैं। और रियर पार्किंग असिस्ट भी आपको मिलता है, यानी इसमें आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। और कैमरा का कोई प्लेसमेंट आपको इस गाड़ी में देखने को नहीं मिलता है, चाहे आप क्यों नहीं इसमें टॉप एंड मॉडल ले रहे हों। अब अगर बात करें यहाँ पे एयरबैग्स की, तो बेसिकली आपको सारे नॉर्मल वेरिएंट्स में आपको सिर्फ एक सिंगल ड्राइवर साइड एयरबैग ही मिलता है, बट BXI प्लस में आपको दो एयरबैग्स मिल जाते हैं। और अगर आप LXI एंड VXI में ये चाहते हैं तो आपको उसके ऑप्शनल वेरिएंट लेने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको लगभग 7 से 10 हज़ार रुपये ज़्यादा देना पड़ता है। तो ठीक है, यानी ऑप्शंस तो आपके पास ऑब्वियसली अवेलेबल हैं। अगर हम बात करें इंजन का, तो इंजन आपका मारुति का काफ़ी सक्सेस इंजन ये है। आपको यही सेम इंजन ऑल्टो की K10 में मिलता था, और जो वैगनार 1.0 है आपको उसमें भी सेम ही इंजन मिलता है, और वही सेम इंजन बेसिकली यहाँ पे आपको K10 जो इंजन है वो इस पर्टिकुलर एस्प्रेसो भी मिलता है। जो इसका अगर हम मॉडल की बात करें तो ये K10B इंजन है जो आपको इस गाड़ी के साथ मिलता है, जो बेसिकली 1.0 लीटर का है। और इसमें अगर हम इसकी कैपेसिटी की बात करें तो ये 998 सीसी का इंजन है जो आपको इस गाड़ी के साथ मिलता है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कई सारे चॉइसेस हैं, जो कि कंपटीशन में आपके इस तरह की गाड़ियों में कलर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बेसिकली ये बजट कार होता है और इसमें कुछ ना कुछ करके इसको मैक्सिमम लोग पसंद कर पाएँ, इसके लिए आपको गाड़ियाँ कई सारे कलर ऑप्शंस देती हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बिकते भी हैं। इसके पीछे भी रीज़न है कि आपको कई सारे ऑप्शंस इसमें दिए जाते हैं। तो आप देख रहे होंगे इसमें अगर कलर की बात करें तो ये जो कलर है ये आपका सॉलिड फायर रेड है, और यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो ये पर्ल स्टेरी ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, और ये सॉलिड सिजल ऑरेंज कलर है, जिसको आप मारुति को देखा होगा आपने कि एडवर्टीज़मेंट में वो इसी को हाईलाइट करते हैं, राइट। अगर हम इस तरह बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ प्रोफेशनल कलर्स भी मिल जाते हैं, लाइक ये मेटेलिक ग्रेनाइट ग्रे है, और इधर अगर बात करें तो ये मेटेलिक सिल्की सिल्वर है, और सुपीरियर वाइट कलर ऑप्शंस आपको मिलते हैं। कुछ कस्टमाइजेशन काफ़ी हद तक आप अपने डीलर के एंड से करवा सकते हैं। कुछ अच्छे डीलर्स लाइक अगर मारुति एरिना से आप कार ख़रीद रहे हैं तो वहाँ पे ज़रूर ये ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। आपको कुछ इस तरह से कुछ कस्टमाइजेशन अगर अपनी गाड़ी में चाहिए तो वो भी आप करा सकते हैं। एक्सेसरीज़ कुछ आपकी इसकी जेन्युइन मारुति की तरफ से आपको आपके डीलर के एंड से फिटमेंट मिल जाएगा। अब अगर बात करें इसके कंपैरिजन के ओवरऑल डायमेंशंस की बात करें, तो अगर आप इसका LXI एंड स्टैंडर्ड वेरिएंट में लेते हैं तो कुछ जो फ़ीचर इंपॉर्टेंट फ़ीचर हैं वो मिसिंग हैं, इसलिए हम उस वेरिएंट को तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए, अगर आपको बजट एक अच्छी गाड़ी चाहिए और सारे फ़ीचर के साथ चाहिए तो इसका VXI आपको एटलीस्ट खरीदना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका LXI है वहाँ पे आपको बहुत इसेंशियल फ़ीचर्स जो कि अवेलेबल नहीं हैं, तो इसलिए हम आपको वो रिकमेंड नहीं करेंगे। अगर हम बात करें कि कौन कौन से फ़ीचर्स आपको वहाँ पे नहीं मिलते हैं, तो कोई भी आपको पावर विंडोज़ का सपोर्ट नहीं मिलता है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, राइट। और पार्सल ट्रे तो ऑब्वियसली नहीं मिलता है, रिमोट कीलेस एंट्री भी नहीं मिलती है। तो ये सारे एसेंशियल फ़ीचर हैं जो आप कभी ना कभी आपको आज के टाइम पे तो ऑब्वियसली बहुत ज़रूरत लगता है, स्पेशली पावर विंडोज़ फ्रंट टू तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो आपको ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट फ़ीचर्स इन दोनों वेरिएंट में नहीं मिलते हैं, तो ऑब्वियसली हम नहीं रिकमेंड करेंगे। अगर हम VXI की बात करें तो यहाँ पे आप एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट इसको कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम फ़ीचर्स आपको यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फ़ीचर्स हैं वो मिल जाते हैं। लेकिन बेहतर बात यह है कि अगर आपका बजट बहुत ही टाइट है और आप किसी भी VXI तक भी नहीं जा सकते हैं,
तो आपको इसमें भी निराश होने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मारुति ने जो मेन चीज़ होता है सेफ्टी फ़ीचर, उससे बिल्कुल भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। सबसे पहली बात कि ये गाड़ियाँ हार्टेक प्लेटफॉर्म पे बनी हैं, तो ऑब्वियसली सारे ही यहाँ पे आप देख रहे होंगे सारे वेरिएंट इसके हार्टेक पे बने हैं। अगर यहाँ पे ड्राइवर साइड एयरबैग की बात करें तो वो सारे ही वेरिएंट में आपको मिल जाएगा। यहाँ तक कि ABS एंड EBD भी आपको स्टैंडर्ड सारे वेरिएंट में मिल जाएगा। सीट बेल्ट रिमाइंडर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा विद बजट। अगर हम बात करें रियर पार्किंग सेंसर, तो वो भी स्टैंडर्ड है, आपके हर वेरिएंट में आपको रियर पार्किंग सेंसर मिल जाएगा। स्पीड अलर्ट सिस्टम भी आपको हर वेरिएंट में मिल जाएगा। तो अगर आप देख रहे होंगे तो मारुति ने अब बिल्कुल भी इस तरह से सेफ्टी नॉर्म्स के साथ बिल्कुल भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो अगर आप कुछ एक्स्ट्रा फिटमेंट बाद में करा करके LXi तक तो आपको हम मिनिमम रिकमेंड करेंगे कि अगर आपका बजट बहुत टाइट है तो ऑब्वियसली आप LXi कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि जो मेन फ़ीचर हैं जैसे कि अगर बात करें AC एंड हीटर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको बेसिकली नहीं मिलता है इसके जो है स्टैंडर्ड वेरिएंट में। इसलिए स्टैंडर्ड का कोई यूज़ नहीं अगर आप हिल स्टेशन या किसी अच्छी बहुत ठंडी जगह पे रहते हैं, और अगर आप कोई ट्रांसपोर्ट या फिर कोई आप बिज़नेस में हैं तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम इसके डायमेंशंस की बात करें तो काफ़ी अच्छा डायमेंशन आपको यहाँ पे मिल जाता है इस गाड़ी में। आपको हेड रूम, लेग रूम सब कुछ भर भर के मिलता है, कोई ऐसा इशू नहीं आपको नहीं होगा। अगर हम व्हील बेस की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे ये दो जो टायर्स होते हैं इनके बीच की डिस्टेंस को हम व्हील बेस बोलते हैं, और ये इसमें काफ़ी अच्छा है। 2380 यहाँ पे mm का आपको व्हील बेस मिलता है। अगर इसकी हम टोटल लेंथ की बात करें तो वो आपका यहाँ पे 3565 का मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर हम यहाँ पे इसकी हाइट की बात करें, जो ग्राउंड से जो कार की पूरी हाइट होती है दैट इज़ 1564 mm। अगर हम फ्रंट व्हील बेस की अगर हम बात करें तो वो 1316 है, जो कि काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह भी मिल जाता है। अब ओवरऑल एक तरह से देखा जाए तो इस पर्टिकुलर बजट सेगमेंट में ये एक बेहतर ऑप्शन है। काफ़ी लोग अगर हमसे कुछ कमेंट में पूछना चाह रहे हैं कि इसमें से एक तरह से ग्राफिकल कंपैरिजन के बेसिस पे, डिटेल्स के कंपैरिजन के बेसिस पे आप इसके बेस्ट कॉम्पिटिटर क्विड को या इसको कंसीडर करना चाहिए, तो हमारा जो रिकमेंडेशन रहेगा, और इसीलिए हमने इसको सबसे पहला कार अपने इस रिव्यू के लिए चुना है मोबो मोटो के मोटो सेगमेंट के लिए, क्योंकि बेसिकली एक बजट सेगमेंट में देखा जाए तो एटलीस्ट आपको अगर एक अच्छी रीसेल वैल्यू चाहिए, एक अच्छी गाड़ी चाहिए, एक ब्रांड इमेज भी चाहिए, तो ऑब्वियसली ये कार कहीं थोड़ा सा जो है आपके 800 एंड क्विड से ऊपर की तरफ आ जाती है, क्योंकि क्विड की स्टार्टिंग जो है बेसिकली 800 सीसी से भी हो जाती है, बट यहाँ पे आपको 1000 सीसी से स्टार्टिंग हो रही है। तो एक अप मार्केट टाइप का आपको यहाँ पे फील होगा, बहुत बजटेड नहीं फील होगा। तो ऑब्वियसली हम रिकमेंड करेंगे एस्प्रेसो को ही, और इसमें स्पेसेस भी काफ़ी अच्छे हैं, और इसका जो हाइट वगैरह है वो भी काफ़ी अच्छा है, और स्पेशली जो एसयूवी का लुक है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा बेटर लगता है। अगर हम बात करें कुछ मतलब मैक्सिमम व्यूवर्स के बात करें तो वो इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा टोटल रिव्यू था इस मारुति एस्प्रेसो का। एक तरह से पेपर पे ही हमने आपको कुछ काफ़ी हद तक विजुअलाइज़ कराने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलें, और नीचे आप अगर कोई आपका सुझाव है या कुछ आपको हमसे पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इस तरह से कुछ वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो आपको हम हमेशा ही ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देते रहेंगे। Thank you very much for watching Mobo Moto. See you in the next video very soon. Bye bye. Take care.